नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं हूं आपका अपना शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर सीरीज में, जिसका आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 26, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के भाषा और साहित्य का पार्ट नंबर 2। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पूर्व के वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हमने उत्तराखंड की भाषा और साहित्य को कुछ मंडल के भागों में विभक्त करके मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एमपीपीसीएस, पीपीसीएस एवं यूपीपीसीएस की आप तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे यूपीएससी के इफ़को के साथ साथ आप अन्य यूपीएससी की एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9696066089, 8564880530 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपका टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य की जनजातीय भाषाएं एवं बोलियाँ। हम शुरुआत करेंगे राज्य की जनजातीय भाषा एवं बोलियों से। तो शुरुआत होगी जौनसारी। यदि हम जौनसारी की यदि बात की जाए तो जौनसारी यह बाबर जनजाति क्षेत्र, चकराता, लाखा मंडल, कालसी, ल्यूने में बोली जाने वाली पश्चिमी पहाड़ी बोली है। जौनसारी की 3 बोलियां मानी जाती हैं, जिसमें जौनसारी, बावरी और कंडवाणी। ध्यान रखिएगा, जौनसारी, बावरी और कंडवानी आप कह सकते हैं कि जौनसारी की 3 बोलियां हैं। और जौनसारी की लिपि को बागोई या सांचा कहा जाता है और इस लिपि में 12 स्वर और 35 व्यंजन है। ध्यान रखिएगा, जो जौनसारी लिपि है इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने स्वर कितने व्यंजन, तो 12 स्वर और 35 व्यंजन है। ध्यान रखिएगा, इसे बागोई या सांचा भी कहा जाता है। और ये बावरी क्षेत्र जो है आपका, बाबर जनजाति वाला क्षेत्र है, ये बावर है, बर नहीं है, वर, ध्यान रखिएगा। तो वर वाला जो बाबर वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जौनसारी के आप कह सकते हैं कि लिपि का उपयोग किया जाता है, जिसे बागोई या सांचा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें 12 स्वर और 35 व्यंजन हैं। अगला है आपकी माच्छा। यदि माच्छा की बात की जाए तो माच्छा चमोली जिले के भोटिया लोग द्वारा यह बोली प्रयोग में लाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो माच्छा है वह चमोली जिले के भोटिया लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली एक बोली है। और यह कर्णप्रयाग के खम्पियाणा, गोपेश्वर के घेराणा, नेगवाड़, सिलवाणी, चमोली के छिनका, सिंगटोना, जोशीमठ के सिंगधार आदि में बोली जाने वाली है। ध्यान रखिएगा, माच्छा। अगला है हमारी रल्लू। इसका नाम थोड़ा अटपटा है, परंतु पढ़ना तो पड़ेगा। रल्लू। यदि रल्लू की बात की जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा अल्मोड़ा में बोली जाती है। और देश की प्रमुख 3 उपबोलियां दारमी, स्यासी और चौंदासी हैं। ध्यान रखिएगा, दारमी, स्यासी और चौंदासी हैं। और इसकी कोई लिपि नहीं है, इसमें लिंग भेद भी नहीं मिलता है। इसमें कभी एक वचन और कभी बहुवचन के एक से क्रिया रूप व्यवहारिक रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। अगली हमारी राजी। यदि राजी की बात करें तो राजी पिथौरागढ़ और चंपावत में बोली जाने वाली एक बोली है। ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ और चंपावत वाले क्षेत्र में प्रचलित है। राजी बोली में अविवृत ह्रस्व पश्य स्वर विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, जो अन्य पहाड़ी बोलियों में आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, तो पिथौरागढ़ और चंपावत में बोली जाती है राजी, जिसमें जो अ होता है वह अविवृत ह्रस्व पश्य स्वर विशेष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक जो स्वर है वो विशेष रूप से प्रयोग किया था। कौन सा स्वर है? ये अ है। ध्यान रखिएगा, यह विशेष रूप से हर वर्ड में इसका उपयोग किया जाता है, यह इसकी विशेषता है। अगला है आपकी थारू। यदि थारू की बात की जाए तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जनपद के तराई क्षेत्रों में सितारगंज, खटीमा तहसील में निवास करने वाली जो थारू जनजाति है वह थारू बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है? थारू बोली बोलती है। और थारुओं की बोली पश्चिमी हिंदी बोलियों कन्नौजी, बज्र, खड़ी बोली का मिला जुला एक रूप माना जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगला है आपका बुक्सा।
बुक्सा की यदि चर्चा की जाए तो बुक्सा जनजाति की बोली बोक्स या बुक्सा कहलाती है। यह नैनीताल के रामनगर और उधम सिंह नगर के काशीपुर, बाजपुर में बोली जाती है। ध्यान के कहाँ पर? नैनीताल के रामनगर, उधम सिंह नगर के काशीपुर और बाजपुर में बोली जाती है। बाजपुर, काशीपुर उधम सिंह नगर का और रामनगर नैनीताल में बुक्सा जनजाति के द्वारा बोक्स या बुक्सा बोली बोली जाती है। और अमीर हसन ने इसे ब्रजभाषा कहा है। ध्यान रखिएगा, जो अमीर हसन है आप लोग भली भांति ज्ञात होंगे उनसे, उन्होंने इसको ब्रजभाषा कहा है। और पियर्सन ने इसे कन्नौजी तथा कुमाऊनी का मिश्रण कहा है। क्वेश्चन अगर आ गया कि बुक्सा को कन्नौजी और कुमाऊनी का मिश्रण किसने कहा है, पियर्सन ने कहा है या ब्रजभाषा किसने कहा है, तो अमीर हसन ने कहा है। अगला है आपका भोटिया। यदि भोटिया की बात करें तो भोटिया गढ़वाल और कुमाऊं की भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाती है। चमोली और पिथौरागढ़ इसके प्रमुख क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, भोटिया के आपको प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ उत्तराखंड दर्शन देहरादून से मासिक पत्रिका निकलती है। पर्वतजन देहरादून से एक मासिक है। ध्यान रखिएगा, युगवाणी देहरादून से एक मासिक पत्रिका है। धात देहरादून से एक अनियमित है। ध्यान रखिएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। ये सभी की सभी मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये पूछी जाती हैं। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ पहाड़ नैनीताल से वार्षिक रूप से निकलती है। उत्तरा नैनीताल से त्रैमासिक के हिसाब से निकलती है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से ये भी त्रैमासिक होती है। मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से मासिक होती है, वहाँ होती है। ध्यान रखिएगा। पूर्व खवसी अल्मोड़ा से वार्षिक होती है। उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से वार्षिक होती है। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से त्रैमासिक होती है। अंतरज्वाला दुगड्डा पौड़ी से ये भी मासिक पत्रिकाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सभी की सभी आपने अभी पत्रिका देखी। आइए शुरू करते हैं प्रमुख पत्र। यदि प्रमुख पत्रों की चर्चा की जाए तो उसमें अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदी, ध्यान रखिएगा, अमर उजाला, दैनिक जागरण और दैनिक ये आपके हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय सहारा के संस्करण जो कि देहरादून से होता है। हिमाचल टाइम्स ये देहरादून में दैनिक हिंदी और अंग्रेजी में आपको मिल जाएगा। हिमाचल टाइम्स देहरादून से होता है, प्रतिदिन निकलता है, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में मिलता है। गढ़वाल पोस्ट देहरादून से दैनिक होता है, अंग्रेजी में निकलता है। शाह टाइम्स ये भी देहरादून से निकलता है, दैनिक होता है, अंग्रेजी में होता है। पेज 3 देहरादून से होता है, दैनिक अखबार है। दैनिक जनलहर देहरादून से दैनिक है। सीमांत वार्ता देहरादून से सांध्य दैनिक है। वेली मेल देहरादून से सांध्य दैनिक है। दूर दर्पण देहरादून से आपका दैनिक पत्री है। द बॉयज़ ओवर देहरादून यह आपकी साप्ताहिक पत्र है। हिमाचल मसूरी व देहरादून यह भी आपकी साप्ताहिक पत्र है। नया जमाना देहरादून यह भी आपका साप्ताहिक पत्र है। गढ़वाल देहरादून यह भी आपका साप्ताहिक पत्र है। हिमवंत देहरादून यह भी आपका साप्ताहिक पत्र है। मसूरी टाइम्स जो कि मसूरी देहरादून से निकलती है, साप्ताहिक पत्र है। दैनिक द हॉक, ध्यान रखिएगा, दैनिक द हॉक हरिद्वार से निकलता है, दैनिक है। बद्री विशाल हरिद्वार से निकलता है, दैनिक है। अनिकेत गोपेश्वर चमोली से दैनिक है। जयंत कोचौदार पौड़ी से निकलता है, ये भी आपका दैनिक है। इसी के साथ साथ नैनीताल समाचार नैनीताल से निकलता है, पाक्षिक है, ध्यान रखिएगा। कर्मभूमि पत्र साप्ताहिक ध्यान रखिएगा पत्रिका है, जो कि लैंसडौन पौड़ी से निकलता है। उत्तर उजाला की यदि बात की जाए तो उत्तर उजाला हल्द्वानी नैनीताल से निकलता है, ये भी आपका दैनिक पत्र है। सत्यपथ की यदि बात की जाए तो सत्यपथ आपका कोटद्वार पौड़ी से है, जो कि आपका साप्ताहिक है। प्रजाबंधु रानीखेत अल्मोड़ा से है, ये भी आपका साप्ताहिक है। खबरसार पौड़ी से है, ये भी आपका पाक्षिक है। हिमाल प्रसंग पिथौरागढ़ से है, ये भी आपका पाक्षिक है। पौड़ी टाइम्स पौड़ी से है, आपका साप्ताहिक देखने को मिल जाएगा। ये सब हम यहाँ पर पत्र देख रहे हैं, समाचार पत्र वगैरह। पौड़ी टाइम्स जो पौड़ी से है वो आपको साप्ताहिक मिलेगा। उधम सिंह नगर का दर्पण उधम सिंह नगर से निकलता है, सांध्य में मिलता है, मतलब शाम के समय मिलता है। देवभूमि नंदप्रयाग चमोली से साप्ताहिक निकलता है। उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर से सांध्य दैनिक निकलता है। तो ये थे आपके कुछ पत्र, और इसके पूर्व हमने देखी थी पत्रिकाएं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। इस वीडियो को मैंने स्पेशली इसलिए ही बनाया है कि आपके जो 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं उनको आप एकदम इस वीडियो को देखकर अच्छे से सही से कर सकें। आइए चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार की। बिल्कुल जहाँ बात होती है, जहाँ चर्चा की जाती है साहित्य की, वहीं चर्चा होती है साहित्यकारों की। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख साहित्यकार। सबसे पहले बात करेंगे हम कवि मौलाराम जी की।
कवि मोलाराम जी की यदि बात करें तो मोलाराम जी का जन्म 1773 में श्रीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1773 में श्रीनगर में हुआ था। और कवि होने के साथ साथ वे उच्च कोटि के चित्रकार, दार्शनिक तथा राजनीतिक थे। गढ़वाल राज्य के इतिहास व समसामयिक परिस्थितियों पर उन्होंने गढ़ राजवंश काव्य लिखे तथा उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ मनमथ सागर की रचना भी की। ध्यान रखिएगा, जो आध्यात्मिक ग्रंथ है मनमथ सागर, इसकी रचनाकार कौन है? तो वह है हमारे कवि मोलाराम जी। तो कवि मोलाराम जी के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो वह चित्रकार, एक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे और इतिहास और समसामयिक परिस्थितियों पर उन्होंने गढ़ राजवंश काव्य लिखे। अब पूछ लेंगे कि गढ़ राजवंश किसने लिखे, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कवि मोलाराम ने लिखे। और उन्होंने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था जो कि बहुत फेमस है, मनमथ सागर, पूछा जा सकता है कवि मोलाराम। अगला है आपका लोकरत्न गुमानी पंत। यदि हम लोकरत्न गुमानी पंत की यदि बात की जाए तो लोकरत्न गुमानी पंत का जन्म 27 फरवरी 1790 को हुआ। ध्यान रखिएगा, 27 फरवरी 1790 को लोकरत्न गुमानी पंत जी का जन्म हुआ और कुमाऊनी भाषा के ये प्रख्यात आरंभिक लेखक थे। ध्यान रखिएगा, किस भाषा के लेखक थे ये आपको बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कुमाऊनी भाषा के लेखक थे। किस भाषा के लेखक थे ये? कुमाऊनी भाषा के लेखक थे। और यह कुमाऊं के राजा गुमान सिंह देव एवं टिहरी गढ़वाल के जो नरेश थे सुदर्शन शाह के राज्यश्री कवि थे। ध्यान रखिएगा, ये किस किस के राज्यश्री कवि थे? तो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह और गुमान सिंह देव, ध्यान रखिएगा, जो कुमाऊं के राजा थे गुमान सिंह देव साहब, और टिहरी गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह के राज्यश्री कवि थे लोकरत्न गुमान पंत जी। यह कुमाऊनी, संस्कृत, हिंदी, नेपाली भाषा के विद्वान थे। ध्यान रखिएगा, 3 भाषाएं थी, संस्कृत, हिंदी, नेपाली भाषा के विद्वान थे। और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। ध्यान रखिएगा, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें उत्तराखंड का सबसे प्राचीन नाम माना है। कौन है वे नाम? लोकरत्न गुमानी पंत को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। इसी के साथ साथ इनके ग्रंथ या इनकी रचना की यदि चर्चा की जाए तो शतोपदेश, थोड़ा हम इसको क्लियर कर देते हैं। शतोपदेश, कसनाष्टक, नीति शतक, राम नाम पंच पंचाशिका, गंगा शतक, चित्र पद्मावली, राम महिमा, ज्ञान भोषज्य मंजरी, ये इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है हमारा सुमित्रानंदन पंत। यदि सुमित्रानंदन पंत की यदि बात करें तो इनका जन्म 20 मई 1900 को कोसानी अल्मोड़ा में हुआ और यह कोमल स्वभाव और प्रकृति के रमणीक चित्रों को अपनी रचना में पिरोने वाले एक महानतम कवि थे। मतलब जो कोमल रचनाएं हैं उनको इन्होंने रमणीय चित्रों में अपनी रचना में पिरोया है, मतलब उन्होंने दर्शाया है। और उनकी रचनाएं कर्मकांड पर आधारित नहीं होती थीं बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय शांति पर आधारित होती थी। ध्यान रखिएगा, ये पंत जी की यदि बात करें तो पंत जी की एक विशेषता है, सुमित्रानंद पंत जी की विशेषता है कि इनकी जो रचनाएं होती हैं कर्मकांड पर आधारित नहीं होती हैं बल्कि किस पर आधारित होती हैं? ये होती हैं आपकी आध्यात्मिकता और मानवीय शांति पर आधारित होती हैं। और पंत जी को साहित्यिक योगदान के लिए सन 1961 में पद्म विभूषण, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आता है सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म विभूषण कब मिला? तो 1961 में मिला। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि मेंस की यदि बात करें एग्जाम्स की तो मेंस में कई बार पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो आप ऐसे पॉइंट्स यदि उसमें इंक्लूड करेंगे तो आपको वहाँ पर नंबर अच्छे मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ इनकी काव्य रचना वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना ग्रंथि, छायावादी काव्य, उत्तरा, अंतिमा, वाणी, कला, फटने से पहले स्वर्ग किरण, नवचेतनवादी काव्य था जो कि युगांत, युगवाणी और ग्राम जो कि प्रगतिवादी काव्य है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यदि इनकी मृत्यु की यदि बात करें तो सुमित्रानंदन जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। अगले हैं हमारे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। यदि पीताम्बर दत्त बड़थवाल की यदि बात की जाए तो इनका जन्म दिसंबर 1901 में लेंसडाउन के निकट पाली गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? पाली गांव में हुआ। और अंग्रेजी भाषा के शोध ग्रंथ हिंदी काव्य में के निर्गुणवाद पर शुद्ध हिंदी विषय को लेकर 1933 में डायरेक्टर की उपाधि पाने वाले विश्व के यह सबसे पहले व्यक्ति हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर की उपाधि पाने वाले विश्व के यह प्रथम व्यक्ति हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं प्राणायाम, विज्ञान और कला, रूपक रहस्य, गद्य सौरभ, गोरखवाणी, सतसई, सप्तक, द निर्गुण स्कूल ऑफ द हिंदी पोएट्री, हरिदास की साखी, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, गद्य सौरभ, गोरखवाणी, रूपक रहस्य, प्राणायाम, विज्ञान और कला, सतसई, सप्तक, द निर्गुण ऑफ
हिंदी पोइट्री तथा हरिदास की साखी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की कुछ बुक्स राइट हैं। अगला है हमारा भजन सिंह, मतलब रचनाएं हैं। भजन सिंह की यदि बात करें तो भजन सिंह का जन्म 1904 में हुआ और वर्ष 2004 में इनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया था। और गढ़वाली, मतलब 2004 को इनको 100 वर्ष हो गए थे, इसलिए शताब्दी वर्ष मनाया गया। ठीक है। गढ़वाली साहित्य के प्रारंभिक लेखकों के प्रमुख समीक्षक हैं, मतलब जो गढ़वाली साहित्य के प्रारंभिक लेखक थे उनके ही समान भजन सिंह को माना गया है। और इनकी रचनाओं की यदि बात करें तो सिंहनाद, प्रेम बंधन, आर्यों का निवास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला नाम है हमारा रस्किन बॉन्ड। यदि रस्किन बॉन्ड की बात करें तो विश्वविख्यात लेखक और कवि रस्किन बॉन्ड का जन्म 9 मई 1935 को कसौली, हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? 9 मई 1935 को कसौली, हिमाचल प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा, पिंकी नहीं माफ़ कीजिएगा, इनकी शिक्षा शिमला, मसूरी, देहरादून में संपन्न हुई। और इनकी प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं अवर स्टिल ग्रो इन देहरा, ध्यान रखिएगा, अवर स्टिल ग्रो इन देहरा, फ्रेंड्स इन स्मॉल प्लेसेस, रंडोर रेज, डेज ऑफ इनोसेंस, सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, इंडियन घोस्ट एप, लाइफ ऑफ पिजन्स आदि आपको प्रमुख रचना देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय मसूरी, देहरादून के क्षेत्रों में व्यतीत किया है। वह उत्तराखंड के एकमात्र साहित्यकार हैं जिन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया। अब क्वेश्चन आ गया कि भैया 100 से अधिक अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन करने वाले कौन हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए रस्किन बॉन्ड हैं, जिन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, ये अंग्रेजी भाषा में उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। आइए इसी के साथ साथ इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो इनके बारे में, इनकी जो पहली रचना थी वो मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिख दी थी, जिसका नाम है द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। अब द रूम ऑफ द रूम, ध्यान रखिएगा, द रूम ऑन द रूफ, ध्यान रखिएगा, द रूम ऑफ, माफ़ कीजिएगा, द रूम ऑन द रूफ, ये रचना किसकी है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए रस्किन बॉन्ड की रचना है। यह एक उपन्यास है और 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिख दिया था। और रस्किन बॉन्ड उनके साहित्य योगदानों के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो कि वर्ष 1992 को मिला था। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया गया है, 1999 को पद्म भूषण भी दिया गया है, वर्ष 2014 से इनको विभूषित किया गया है। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2017 से भी सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। अगले हैं हमारे डॉक्टर गिरिराज शाह साहब। डॉक्टर गिरिराज शाह का जन्म 5 अप्रैल 1940 को अल्मोड़ा में हुआ। यह एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। मतलब जो डॉक्टर गिरिराज साहब थे, ये एक पुलिसकर्मी थे, पुलिस अधिकारी थे, और उसके साथ साथ एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति माने जाते थे, जो कि उत्तराखंड के साहित्य कला के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक अहम योगदान रखा। और डॉक्टर शाह की यदि प्रमुख रचनाओं की यदि बात करें तो इनकी रचनाएँ हैं आपकी तीसरे शहर की तलाश, प्रतिद्वंदी रिपोर्टर्स, फूलों की घाटी, आतंकवाद क्यों और कैसे, बिल्कुल, मानवाधिकार दशा और दिशा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नारकोटिक्स, ये देखिए पुलिस वाले हैं तो कहीं ना कहीं तो लिखेंगे, बिल्कुल, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नारकोटिक्स, इंडियन पुलिस, बिल्कुल, भारतीय पुलिस, इंडियन पुलिस भी इनकी ही रचना है। और इन्होंने 1974-75 में उत्तराखंड शोध संस्थान की भी स्थापना की है। और इसी संस्थान का मूल उद्देश्य प्रदेश की कला, साहित्य, संस्कृत को संरक्षण प्रदान करना है तथा उनके साहित्य योगदानों के लिए अनेक संस्थानों द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। और इनमें शामिल गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, उत्तराखंड साहित्य पुरस्कार, उत्तराखंड रत्न, ये आपको इनको दिए गए हैं। और साथ में इनकी यदि मृत्यु की बात करें तो 27 सितंबर 2013 को इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए साहित्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके साथ साथ अगला है हमारा गिरीश तिवारी गिरदा। यदि गिरीश तिवारी गिरदा की यदि बात की जाए तो गिरीश तिवारी का जन्म 10 सितंबर 1945 को अल्मोड़ा में हुआ। कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में हुआ। और 38 वर्षों के जन आंदोलन को जीवंत करने वाले जन कवि गिरदा को गढ़वाल कुमाऊं की भौगोलिक सीमाएं कभी नहीं बांध पाईं। मतलब कहते हैं कि जो इनके आंदोलन थे, इनको जीवंत करने वाले जो जन कवि थे, इन गढ़वाल कुमाऊं की जो भौगोलिक सीमाएं थी इनको कभी नहीं बांध पाईं। और गिरीश तिवारी गिरदा जी भी एक उत्तराखंड के साहित्यकारों के रूप में देखे जाते हैं। इसके साथ साथ उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक शोषण के विरुद्ध लोगों के प्रतिरोध के लिए गिरदा के गीतों को हथियार के रूप में अपनाया गया। ये गिरदा के गीतों को हथियार बनाते थे और उनके आधार पर वहाँ का जो शोषण हो रहा था उसके विरुद्ध लोगों को जगाते थे। और गिरदा ने लोक गायक झूसिया दमाई पर महत्वपूर्ण शोध प्रबंध भी लिखे हैं।
अगला है हमारा उत्तराखंड के प्रमुख पत्रकार, इतिहासकार और शिक्षाविद। ये टॉपिक है हमारा जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला है आपका विशंभर दत्त चंदोला। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, अच्छा कलर लेते हैं। यह विशंभर दत्त चंदोला। यदि विशंभर दत्त चंदोला की बात की जाए तो इनका जन्म 1869 ईस्वी में पौड़ी के थापली गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? पौड़ी के थापली गांव पर हुआ। इन्होंने गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आ गया कि हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है तो आपको ज्ञात होना चाहिए विशंभर दत्त चंदोला। ध्यान रखिएगा, विशंभर दत्त चंदोला जी को माना जाता है। क्या माना जाता है? आपका हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह इनको माना जाता है। और चंदोला वर्ष 1915 से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक गढ़वाल के संपादक थे। अगला नाम है हमारा मुकुंदराम बड़थवाल। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, वापस थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ये मुकुंदराम बड़थवाल। यदि मुकुंदराम बड़थवाल की यदि बात की जाए तो इनका जन्म नवंबर 1988, ध्यान रखिएगा नवंबर 1887, माफ़ कीजिएगा 1887, नवंबर 1887 को पौड़ी जिले के खंड गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? खंड गांव में हुआ। और देवज्ञ के नाम से प्रसिद्ध और ज्योतिष के विद्वान मुकुंदराम बड़थवाल को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान के अभिनव वराहमिहिर की उपाधि भी इनको प्रदान की है। अब क्वेश्चन आ गया कि अभिनव वराहमिहिर की उपाधि किसको दी गई है? तो मुकुंदराम बड़थवाल को अभिनव वराहमिहिर की उपाधि दी गई है। और किसने दी है? तो भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने इनको यह उपाधि प्रदान की थी। अगला नाम है हमारा तोता कृष्ण शेरोल। तोता कृष्ण शेरोल का जन्म 1895 को गढ़वाल में हुआ। यह गढ़वाली भाषा में गीत काव्यों को नई दिशा देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक हैं। और गढ़वाली भाषा का सबसे उत्कृष्ट गीत काव्य प्रेमी पथिक, क्या नाम है? प्रेमी पथिक, ये इन्हीं की रचना है या इन्हीं का एक गीत काव्य है प्रेमी पथिक। अगला नाम है हमारा भैरव दत्त धुलिया। भैरव दत्त धुलिया की यदि बात की जाए तो भैरव दत्त धुलिया का जन्म मई 1901 को पौड़ी के मदनपुर गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? पौड़ी के मदनपुर गांव में इनका जन्म हुआ। भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन के संयुक्त संपादकत्व में वर्ष 1939 में पौड़ी के लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ था। अगला नाम है हमारा गोविंद प्रसाद नौटियाल। गोविंद प्रसाद नौटियाल जी का जो जन्म है वो 1901 में हुआ था। और यह सबसे अधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले विख्यात कवि थे गोविंद प्रसाद नौटियाल साहब। ये लीडर, पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड, स्टेटमेंट, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे जो अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र थे, इनके ये एकमात्र संवाददाता थे गोविंद प्रसाद नौटियाल साहब। अगला नाम है हमारा इंदिरा चंद्र जोशी। इंदिरा चंद्र जोशी जी का जन्म सन 1902 को अल्मोड़ा में हुआ। यह हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ, सशक्त कथाकार, उपन्यासकार, संपादक और पत्रकार थे। यह मूल रूप से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। इन्होंने सन्यासी, श्रीणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वाचित तथा सुबह के भूले उपन्यास आदि कृतियों की रचना की है इंदिरा चंद्र जोशी जी ने। अगला नाम है हमारा सत्य प्रसाद रतूड़ी। यदि सत्य प्रसाद रतूड़ी की बात की जाए तो सत्य प्रसाद रतूड़ी जी का जन्म 1908 को टिहरी में हुआ था। इन्होंने मसूरी से 1948 हिमाचल साप्ताहिक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया। और टिहरी राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा तथा नरेंद्र हिंदुला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा, नरेंद्र हिंदू लॉ किसकी रचना है? तो सत्य प्रसाद रतूड़ी जी की प्रमुख रचना है। अगला नाम है हमारा डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की यदि बात करें तो इनका जन्म 2 नवंबर 1912 को पौड़ी के गहली गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? इनका जन्म 2 नवंबर 1912 को पौड़ी के गहली गांव में हुआ। तथा 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रांक, डॉक्टर शिव प्रसाद की प्रमुख रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ शिव प्रसाद डबराल को घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चारण भी कहा जाता था। और इसके अतिरिक्त इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कौन है या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कौन है, तो वह हमारे डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी। और पौड़ी के गहली गांव में जन्मे शिव प्रसाद जी कर्मस्थली दुगड़ा प्रधानाचार्य थे। इन्होंने उपटैका में
यात्रा, प्रव्रजन और ऋतुकालीन प्रवास विषय पर भूगोल 1962 में डॉक्टरेट की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की। तो एक कह सकते हैं कि एक अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व थे। अगला नाम है हमारा चंद्र कुंवर बर्थवाल। चंद्र कुंवर बर्थवाल की यदि बात की जाए तो इनका जन्म 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में हुआ। इनके उत्तराखंड में इन्हें उत्तराखंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समान माना जाता है। वे हैं आपके चंद्र कुंवर बर्थवाल। हिमवंत कविता संग्रह, काफल, पाक्कू गीत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, रचनाएं इंपॉर्टेंट है। हिमवंत कविता संग्रह, काफल, पाक्कू ये इनकी रचना है चंद्र कुंवर बर्थवाल साहब की। अगला नाम है हमारा सुरेंद्र सिंह पांगती। सुरेंद्र सिंह पांगती की यदि बात की जाए तो इनका जन्म 1920 को पिथौरागढ़ के नानासेम गांव में हुआ और इन्होंने 2 खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल की रचना की है। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल यह किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र सिंह पांगती साहब की रचना है। अगला नाम है दुर्गाचरण काला। अब दुर्गाचरण काला जी की यदि बात की जाए तो इनका जन्म 1927 को पौड़ी के सुमाड़ी गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? पौड़ी के सुमाड़ी गांव में हुआ। और इनकी प्रमुख रचनाएं जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, शिकारी फेडरिक विल्सन की जीवनी जो है, ध्यान रखिएगा, जो शिकारी फेडरिक विल्सन थे उनकी जीवनी है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ये इनकी ही रचना है दुर्गाचरण काली सिंह जी की। ये पूछ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल IMP लगाइएगा, शिकारी फेडरिक विल्सन की जीवनी है जिसकी रचना दुर्गाचरण काला जी ने की है। अगला नाम है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जन्म सन 1937 को कुमाऊं में हुआ। इनके द्वारा विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। इन्हें सांस्कृतिक पत्रिका जनपक्ष का भी संपादन एवं प्रकाशन इन्होंने किया है। अगला नाम है हमारा डॉक्टर शशिधर शर्मा। यदि शशिधर शर्मा जी की बात करें तो महाकवि, महाउपाध्याय और शास्त्रार्थ महारत्ता जैसी गौरवशाली उपाधियों से सम्मानित शशिधर शर्मा जी का जन्म सन 1932 में हुआ। कब हुआ? 1932 में हुआ। इन्हें संस्कृत साहित्य के विद्वान बिना PhD डिग्री के लीट की उपाधि प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, इन्हें बिना PhD की डिग्री के डीलेट की जो उपाधि होती है वो डॉक्टर शशिधर शर्मा जी को प्रदान की गई थी। और डॉक्टर शर्मा को संस्कृत में मुख्य योगदान के लिए सन 1985 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स भी प्रदान किया गया। ध्यान रखिए, कब प्रदान किया गया तो पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1985 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स डॉक्टर शशिधर शर्मा जो कि महाकवि, महाउपाध्याय या शास्त्रार्थ महारथ जैसे इनको जो गौरवशाली उपाधियाँ मिली थी उनको 1985 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स प्रदान किया गया। अगला नाम है विद्यासागर नौटियाल साहब का जन्म 20 सितंबर 1933 को टिहरी के गाली देवल गांव में हुआ। बस इतना याद रखिए, बहुत है। और इन्होंने टिहरी राजशाही के विरुद्ध संघर्ष एवं यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, भुंज से बिछुड़ा, उत्तर बायां है, मूक बलिदान, भैंस का काटिया, मोटन गाता जाएगा जो कि आत्मकथा है इन्हीं की, यह विद्यासागर नौटियाल ने इनकी रचना की। पूछ लेंगे इनकी आत्मकथा, याद रखना, आत्मकथा मोटन गाता जाएगा। अगला है मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे और मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 9 अगस्त 1933 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? RJ राजस्थान में हुआ था। यह कुमाऊनी उपन्यास केपा और कस्बे के रचयिता हैं। इन्होंने हम लोग बुनियाद, कक्का जी की कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम राही गाथा जैसे धारावाहिक भी लिखे हैं। कौन कौन से? बुनियाद, कक्का जी की कहानी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम राही गाथा जैसे धारावाहिक भी इन्होंने लिखे हैं। अगला नाम है हमारा हिमांशु जोशी जी। हिमांशु जोशी जी का जन्म 4 मई 1935 को उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने 29 वर्षों तक साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया और पत्रकारिता के लिए इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी दिया गया है। हिमांशु जोशी जी को गणेश शंकर विद्यार्थी जो पुरस्कार है पत्रकारिता के लिए मिलता है वह इनको दिया गया है। अगले हैं नाम हमारे डॉक्टर श्याम सिंह, जिन्हें शशि के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 1935 को हरिद्वार में हुआ। और नवविज्ञान जो कि मानव शास्त्र होता है, ध्यान रखिएगा, मानव शास्त्र के विद्वान थे ये। और भारतीय मूल केमिस्ट्री एवं, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री है वैसे वो, कैमेक्सी एवं रोमा जिस्सियों का इन्होंने अध्ययन किया था। ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल कैमेक्सी को और रोमा जिर्सियों का इन्होंने अध्ययन किया। और डॉक्टर श्याम जो हैं वो श्याम जी की रचनाओं में 12 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया ट्राइब्स, ध्यान रखिएगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया ट्राइब्स, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विश्वकोश, रोम द जिनसी वर्ड्स, गद्दीज ऑफ हिमालय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला नाम है हमारा डॉक्टर उमाशंकर सतीश जी।
उमाशंकर सतीश जी गढ़वाली भाषा के सशक्त लेखक थे और कवि गीतकार। उमाशंकर सतीश जी का जन्म 1937 को हुआ और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जोनसारी है। अगर क्वेश्चन आ गया कि अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जोनसारी किसकी रचना है, तो आपको लगाना है डॉक्टर उमाशंकर सतीश। अगला नाम है हमारा गोपेश्वर कोडियाल। गोपेश्वर कोडियाल 1947 में देहरादून से प्रकाशित होने वाला युगवाणी के संपादक थे। ध्यान रखिएगा, 1947 में जो युगवाणी संपादित होती थी वह इसके संपादक थे। अंतिम नाम है हमारा प्रसून्न जोशी जी। प्रसून्न जोशी जी का जन्म 6 सितंबर 1971 को अल्मोड़ा में हुआ। यह प्रसिद्ध गीतकार, पटकथा लेखक, कवि, मार्केटर हैं, जिन्होंने वर्ष 2007, 2008, 2014 में बेस्ट लिरिक्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। बेस्ट लिरिक्स के लिए इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था और 2015 में भारत सरकार ने कला साहित्य विज्ञान क्षेत्र में विज्ञान कला साहित्य एवं विज्ञान क्षेत्र के योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वे थे हमारे प्रसून्न जोशी जी। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट, जिसमें हमने देखा कला साहित्य के साथ साथ उसमें विभिन्न प्रकार के पत्रकारिताएं एवं उनसे संबंधित जो इतिहासकार थे, या माफ़ कीजिएगा जो इतिहासकार भी बोल सकते हैं आप उनको, या जो लेखक थे, प्रमुख लेखाकार थे, उनको हमने इस वीडियो में देखा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।